तो फ्रेंड्स आज है मंडे और मंडे को जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे जो भी आप कमेंट करते हो उन सभी कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टेड आप सभी का कमेंट है जो कि शायद आपका भी डाउट हो सकता है कुछ इस तरह का जो कि कमेंट में मैं बताने वाला हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके कमेंट को यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम आते हैं कमेंट की तरफ कि BTUP का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगा। अभी जितने भी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, मैं बात करूं BTUP डी फार्मा की, तो सितंबर में रिजल्ट आया था आपका 20 सितंबर को और अभी लगभग 1 महीने होने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि आपका मार्कशीट वगैरह आने में टाइम लगेगा लगभग 1 से 1.5 महीने और। तो आप वेट कीजिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर में कॉलेज में एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, फिर अपने कॉलेज में टीचर से एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, टीचर और भी आपको बेहतरीन बता देंगे। यहाँ पे एक और कमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस जो है चेंज हो गया है और जो पुराने सिलेबस है उसके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वगैरह अपलोड हैं, लेकिन नया सिलेबस का अपलोड नहीं है। तनु यादव जी का ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर तनु यादव जी ये वीडियो आप देख रहे हैं या फिर कोई और भी देख रहे हैं, आप लोग अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया गया है और इसी के साथ सेकेंड ईयर का जो पुराना था उसका भी अपलोड है, लेकिन सेकेंड ईयर का नया अभी फरवरी या जनवरी तक अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे आप रेगुलर विजिट करते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन शायद ना करना पड़े या फिर आपको इसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि हमने वीडियोज अपलोड कर दिया है। आगे कमेंट की हम बात करें तो एक कमेंट और है कि सर मेडिकल स्टोर खोलने के लिए डी फार्मा और कोई और कोर्स नहीं है क्या, यानी डी फार्मा न करके अगर आप चाहते हैं प्रिंस जी, या फिर ऐसा आपका भी क्वेश्चन है कि डी फार्मा हम न करें, कोई और कोर्स करके मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, कोई और कोर्स है? तो मैं बता दूं कि फार्मेसी में ही किसी न किसी एक कोर्स को करना पड़ेगा, यानी फार्मा करना ही आपको पड़ेगा, चाहे वो आपका डी हो या हो बी या हो AM। तो इसके लिए स्टार्टिंग है कि चाहे आप डायरेक्ट डी फार्मा में एडमिशन ले या बी फार्मा में एडमिशन ले, लेकिन आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी करना ही पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंडिया में डी फार्मा ही होता है फार्मासिस्ट बनने के लिए। आगे कमेंट की हम बात करें तो एक और मेरे पास कमेंट है अभिषेक कुमार जी का। सर इनका कुछ कमेंट इस तरह से है, सर मेरा एक सब्जेक्ट में बैक है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? राइट, ऐसे बहुत से स्टूडेंट का कमेंट होता है कि मैं एक सब्जेक्ट में बैक हूँ या मेरा इतना परसेंटेज है, क्या हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि बात किए हैं डी फार्मा में बैक का, अगर मैं सही हूँ तो अगर डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट में बैक है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, आप प्रमोट हो चुके हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे वो 1 में हो या 2 में हो। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपका बैक लग गया है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप फेल होते तो आपको स्कॉलरशिप दोबारा उसी साल का नहीं मिलती। ऐसे एक बार आपका डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का मिले तो दोबारा से डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते थे। राइट, तो ये कुछ है। आगे हम कमेंट की बात करें तो सर 2022 और 23 का गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम किस मंथ में रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन किस मंथ में होगा गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम का? यहाँ पे ये नहीं बात की है कि किस कोर्स के लिए, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि हमारा उदित फार्मेसी का यूट्यूब चैनल है तो डेफिनेटली यहाँ पे बात किया गया है डी फार्मा के लिए। तो अगर डी फार्मा की आप गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन की बात कर रहे हैं तो ये लगभग से लगभग फरवरी या फिर मार्च, तो आप फरवरी या मार्च के बीच तक वेट कीजिए, इसी के बीच आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यूपी में यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है, बाकी और भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर आप बी फार्मा के लिए करना चाहें तो अभी CUET हो गया है, बाकी AKTU या CUET, तो इस तरह से और भी हो सकता है। राइट, AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आगे हम कुछ बात करें यहाँ पे कमेंट की, तो एक और मेरे पास कमेंट है, वो है कुछ इस प्रकार से, सर मैं डी फार्मा करूँगा देन बी फार्मा करूँगा, सर बी फार्मा के बाद कौन सी प्राइवेट सेक्टर में वर्क करके बी फार्मा का कर पाऊंगा सर प्लीज़? यानी कि अगर कोई डी फार्मा करना चाहे तो डी फार्मा के लिए तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से टाइम देंगे, डी फार्मा करने के बाद अगर बी फार्मा करेंगे तो उसके लिए कोई प्राइवेट सेक्टर में वर्क करके बी फार्मेसी कर पाएंगे कि नहीं, ये है इनका क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जहाँ पे टाइमिंग थोड़ी सी होती है कि भाई टाइम आपके कॉलेज की 10 से लेकर के कहीं ना कहीं 2 है या 4 है, तो उसे आप कॉलेज में
देख सकते हैं, आप कॉलेज में एक बात कर सकते हैं कॉलेज की क्या कुछ टाइमिंग होने वाली है, देन उसके अकॉर्डिंग आप या फिर कोई जॉब ऐसे पार्ट टाइम में कोई जॉब ले सकते हैं या नाइट में कोई जॉब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपना बी फार्मा भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट इंडिया में ऐसे होते हैं, या बहुत से जगह में बात करूँ तो पढ़ाई के साथ साथ वर्क भी करते हैं, वर्क के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो ये पॉसिबल है। डी फार्मा भी आप इस तरह से कर सकते हैं। बात करें कौन सी सेक्टर में, तो आपको फार्मा सेक्टर में ही काम करना चाहिए। जैसे आप एमआर का तो जॉब मैं नहीं सजेस्ट कर सकता, शायद ये मुश्किल होगा। मेडिकल स्टोर वगैरह पे कर सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में नाइट ड्यूटी कर सकते हैं, इस तरह से बहुत से जॉब हैं जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ सेक्टर से आपको दूर नहीं जाना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में ही जॉब करना चाहिए, बाकी ये हो सकता है, राइट। आगे हम कुछ कमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैम का एक वीडियो थी, इस पर डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा करना हो तो एग्जिट एग्जाम देना पड़ता है क्या? जी नहीं, ये आपका वीडियो जो है मैम नहीं देख रही है, मैं सर देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो MCQ था एग्जिट एग्जाम का, उस पर कमेंट आपका है कि बी फार्मा अगर करना है हमें तो क्या एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा? तो आपको एग्जिट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा डी फार्मा करके, अगर आप बी फार्मा करना चाहेंगे तो, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता आपको स्टेट काउंसिल में, और जब तक स्टेट फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा तो एग्जिट एग्जाम भी नहीं देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डी फार्मा करके डायरेक्ट बी फार्मा में एडमिशन लिया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट कमेंट मेरे पास ये है, सर मैं डी फार्मा सेकेंड ईयर में हूँ, रेगुलर है, साथ में BA करना चाहता हूँ तो सर हो जाएगा? देखिए BA अगर आप प्राइवेट से करना चाहें तो हो जाएगा, और अगर आप BA भी रेगुलर करना चाहें तो दोनों, एक डिप्लोमा और एक डिग्री रेगुलर नहीं हो सकता है, तो आप अपने BA को कर सकते हैं प्राइवेट यानी डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, तो ये पॉसिबल है। JP तिवारी जी, इस तरह से और भी अगर आपके डाउट होंगे एक साथ कोर्स करने को लेकर के, तो मैं बता दूँ कि इस वीडियो में मैं एक साथ कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं कंप्लीट बनाया हूँ वीडियो, तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा उस वीडियो को। उस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो एक डिस्टेंस से और एक रेगुलर बेसिस पे कोर्स किया जा सकता है। आगे हम कमेंट की बात करें तो एक कमेंट मेरे पास और है यहाँ पे कि सर 60 से कम यानी 60% से कम अगर है मार्क्स तो क्या इस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं आएगी? देखिए ये एक मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कुछ स्कॉलरशिप में कि 60% एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न आपका होना ही चाहिए। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हो चुके हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें बहुत से मैटर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। 60% से कम है फिर भी आ सकती है, और 60 से ज़्यादा है फिर भी नहीं आ सकते। इसमें इनकम भी डिपेंड करता है आपके फैमिली का, इसी के साथ कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कौन से कास्ट से आप हो, आप OBC से हो या फिर कहीं ना कहीं SC या ST से हो या जनरल से बिलोंग करते हो, तो सभी चीज़ें डिपेंड करते हैं। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जो बहुत जल्द आ जाएगी। शायद आप जब तक ये वीडियो देख रहे हैं, जब तक आगे होगी तो एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसमें मैं कंप्लीट टोटल डेटा रिसर्च है क्या कुछ है तो कंप्लीट बताऊंगा। 7-8-10 मिनट की वीडियो हो सकती है। एक और कमेंट है, सर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, 3 साल का यह कोर्स है, कितना सैलरी मिलता होगा? कई लोग हमें बोले हैं कि 8 से 10 ही मिलेगा, सच्चाई बताइए प्लीज़। ऋतुराज जी, देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, फिर इस तरह का जितने लोग का भी डाउट होता है कि अगर मैं ये कोर्स कर लेता हूँ तो मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, ये पहली बात तो गलत है। आप में कितना स्किल है, कितना नॉलेज है, उसके बेस पे आपको सैलरी मिलती है, स्किल बेस सैलरी मिलती है। कोई ऐसे मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे, डिग्री पे सैलरी बहुत कम ही मैटर करती है। बाकी आपने ये जो सुना है 8 से 10 हज़ार, लगभग आपने सही सुना है। स्टार्टिंग सैलरी आपका एक एवरेज सैलरी 8 से 10 ही रहेगी। जितना ही आप वैल्यू ऐड करेंगे, जिस भी संस्था, जिस भी कंपनी, जिस भी के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आप वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको सैलरी ज़्यादा देगा। ये हर जगह होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे गवर्नमेंट के सेक्टर हैं जहाँ पे सिर्फ आपने पास आउट कर लिया, उस लाइक कुछ एग्ज़ाम वगैरह है, कंपटीशन वगैरह, आपने उसको क्वालिफाई कर लिया या आपकी जॉब लग चुकी तो आपको सैलरी फिक्स मिलेगी, तो वो गवर्नमेंट के लिए फिक्स है। बाकी प्राइवेट के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, कुछ जगह डिपेंड करता है, जो कि मैं बताया कि अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को स्टार्टिंग से 8 से 10 मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन जैसे ही आपका मैनेजमेंट बेहतरीन होते जाता है, हॉस्पिटल को लगता है कि आपका मैनेजमेंट ठीक है, तो वो चीज़ें जो भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो आपको सैलरी ऑलरेडी इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं है। सच्चाई वो है कि 10, 12, 15, 20, 25 मिल सकती है स्टार्टिंग, तो 10 से 15 मान सकते, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कम है, 8 से 10, राइट। तो ये है।
बाकी नेक्स्ट कमेंट की हम बात यहाँ पे करते हैं। भाई बीए कर लिया है, बी फार्मा करूँ या डी फार्मा? देखिए बीए करने के बाद आप पे ये चीज़ें थोड़ा सा अपने आप से पूछना होगा कि आप बी फार्मा या डी फार्मा क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने बीए करके सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान है, इंडिया में है, तो आप सिर्फ डी फार्मा कर लीजिए। अगर जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो आप बी फार्मा कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मैं सिर्फ डिफरेंट बता देता हूँ। पहली बात तो ये PH होता है, ठीक है, कोई नहीं, बहुत से लोग यहाँ पे F से लिखते हैं। तो अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं, डी फार्मा करने के बाद आपको सिर्फ एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप बी फार्मा करते हैं तो ग्रेजुएशन आपका हो जाएगा। जबकि आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर लिया, लेकिन ये आर्ट्स स्ट्रीम से किया, ना कि साइंस स्ट्रीम से। यहाँ पे आपका साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो जाता। तो आपको थोड़ा सा अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर में कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बाद आप करेक्ट फाइंड कर लीजिएगा। बाकी आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर फार्मेसी का बेसिक कोर्स करना चाहते होंगे तो डी फार्मा सही है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो कि हम शायद सही से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, बिकॉज इसलिए क्योंकि जो भी कमेंट करने वाले पर्सन हैं उनके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी नहीं होता है कि वो करके उसको करना क्या चाहते हैं। आप कितना भी डिग्री डिप्लोमा कर लीजिए, करने का कोई मतलब है नहीं। आपके पास एक पर्पज होना चाहिए, एक नीड होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए क्लियर कि ये करने के बाद हम यहाँ जाना है या ये चीज़ें करना है। अब आप हमें पूछोगे कि ये मैं करना चाहता हूँ, क्या इस कोर्स को करते समय या करने के बाद हमारे में वो नॉलेज या वो स्किल डेवलप हो जाएगा कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली आपको बता सकते हैं। तो ये है आपके कमेंट का आंसर। उम्मीद है कि शायद इस तरह का कुछ आपका भी क्वेश्चन होगा तो शायद आंसर मिल गया होगा। एक और मेरे पास क्वेश्चन है, सर मैं राजस्थान से हूँ, डी फार्मा किया हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जी बिल्कुल, आप कहीं से भी अपना फार्मेसी कंप्लीट किए हैं, आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी करा सकते हैं, आप कहीं से स्टडी करके कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये सभी पे अप्लाई होता है। यहाँ पे एक कमेंट है और मेरे पास, सर हेलो सर, मैं डी फार्मा में हूँ और मैं एक पेपर में बैक रह गया हूँ और मुझे सिलेबस चेंज हो जाएगा। क्या लिखे हैं? सिलेबस चेंज हो गया है तो मुझे अब पेपर देना पड़ेगा, राइट? मतलब ये डाउट ये है, मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको, शायद ना समझ पा रहे होंगे आपको इस कमेंट को। तो कि जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप फेल हो चुके हैं तो सिलेबस जो है वो हो गया है चेंज, तो क्या आपको नए सिलेबस की स्टडी करके पेपर देना होगा? तो ऐसा नहीं है, आपने जिस सब्जेक्ट का जो सिलेबस का स्टडी करके फेल हुए हैं वही आपसे दोबारा लिया जाएगा। ये ER 2020 करके एक हमारे पास प्लेलिस्ट है ER 2020 का, जिसमें एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के बारे में कंप्लीट बताया गया। उसका मैं लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको मैं कमेंट किए हैं तो मैं बता दूँ कि आप जो सब्जेक्ट, जो विषय, जो सिलेबस पढ़ के फेल हुए हैं उसी का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज़ें हैं। बाकी हम आगे कमेंट की बात करें तो आई थिंक ये लास्ट मेरे पास कमेंट है, सर मैं यूपी में हूँ, डी फार्मेसी में न्यू एडमिशन लिया हूँ, बट सर मैं सेकेंड ईयर में कॉलेज ट्रांसफ़र करवा सकता हूं? जी बिल्कुल भी नहीं, कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक बार आप एडमिशन ले लिए हैं तो आपको उसी कॉलेज में स्टडी करना पड़ेगा जब तक कि वो कोर्स आपका कंप्लीट ना हो जाए। तो ये था कुछ कमेंट का रिप्लाई। उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, जिसमें आप करते हैं वीडियो के नीचे कमेंट, और जो पॉसिबल हो सकता है, जो ज़्यादातर कमेंट करते हैं या वैसा ज़्यादा लोगों का कमेंट रहता है, उसको मैं रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ वीडियोज़ के माध्यम से। ये वीडियो सोमवार को रोज़ाना शाम को 8 बजे आती है। उम्मीद है कि इस सीरीज को आप पसंद कर रहे होंगे और आपको इस सीरीज में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।